as we know that on the surface of earth small g is equal to capital Gm upon r square. ठीक है, स्मॉल g is equal to capital Gm upon r square. इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब यहाँ पर हमने अर्थ बनाया ऐसे, ये अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर है. अर्थ एक स्फेरिकल बॉडी है, तो अर्थ का जो सेंटर है, सेंटर को यहाँ पर मैंने बोल दिया O. और हम जानते हैं कि सारा का सारा मास एज पर शेल्स थ्योरम सारा का सारा मास सेंटर पर कंसंट्रेटेड होता है. ये हमारा रेडियस हो गया, अर्थ का रेडियस कैपिटल आर. तो जब हम अर्थ की सरफेस पर होते हैं तब स्मॉल जी की वैल्यू होती है कैपिटल जीएम अपॉन आर स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, अब हम अर्थ की सरफेस से थोड़ा सा ऊपर उठते हैं. ठीक है, तो सोचिएगा कि हम किसी स्पेस क्राफ्ट वगैरह में बैठे हैं और हम थोड़ा सा ऊपर उठ गए और ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाली हाइट को मैंने h बोल दिया. ठीक है ना, हाइट की बात कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा ऊपर उठ गए. ठीक, तो अब इस केस में क्या होगा, आप ये देखिएगा कि ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई. ठीक है, ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई. तो स्मॉल जी कितना हुआ, कैपिटल जीएम अपॉन आर स्क्वायर. ठीक, अब मैंने क्या देखा कि जब हम अर्थ की सरफेस पर थे तो तब भी हम इस स्फीयर के बाहर थे. ठीक है, तो जी इज इक्वल टू जीएम अपॉन आर स्क्वायर. अब हम थोड़ा सा ऊपर उठ गए हैं तो अब भी हम स्फीयर के बाहर हैं. ठीक है, तो अभी हम स्फीयर के बाहर हैं लेकिन अब डिस्टेंस चेंज हो गया है, केवल एक डिस्टेंस चेंज हो गया है. डिस्टेंस क्या हो गया, टोटल आर प्लस एच. तो मैं ये कहूंगा कि एट हाइट एच हम कहेंगे लेट द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट, दिखाई दे रहा है सभी को, लेट द वैल्यू ऑफ जी, लेट द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट एच बी जी एच. इसको मैंने जी एच बोल दिया. ये जी एच क्या हो जाएगा, ये जी एच हो जाएगा कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सेम रहने वाला है. कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ है, सेम रहने वाला है, क्योंकि पहले भी जब ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ था तब भी मैं बिल्कुल अर्थ के बाहर ही बैठा हुआ था और अब भी मैं अर्थ से बाहर ही हूँ, तो ये मास सेम रहने वाला है. लेकिन ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट के बीच का और इसके बीच का, सेंटर के बीच का, ये डिस्टेंस चेंज हो गया. तो दिस इज गोइंग टू बी जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर. जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अब हम ये कहेंगे कि डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1. मैं इक्वेशन 2 को 1 से अगर डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन जी एम अपॉन आर स्क्वायर. सिंपली मैंने क्या करा कि जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी जीएम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दिया. ठीक है, मेरा टारगेट क्या है कि मैं ये देख रहा हूँ कि जब ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ थे हम तब तो स्मॉल जी की वैल्यू कैपिटल जीएम अपॉन आर स्क्वायर होती है. ये हमने लास्ट क्लास में प्रूव करके देख लिया था. लेकिन अगर मैं अब एक पर्टिकुलर हाइट पर हूँ तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी की वैल्यू को मैंने जी एच मान लिया. ठीक है, जी सबस्क्रिप्ट में एच, तो जी एच मान लिया. अब जी एच की वैल्यू क्या होगी वो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ. तो आप ये देखिएगा कि सबसे जब हमारे पास एक न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है और न्यूमरेटर में आ जाता है और बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं. तो जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी कैपिटल एम आर प्लस एच का होल स्क्वायर. कैपिटल जी एम कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, और अब हम इसको क्या बोलेंगे कि
आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया, ये हमारा जी एच अपॉन जी आ गया। फिर इसमें एक काम करा जा सकता है, जैसे जी एच अपॉन जी है तो ये हो गया आर स्क्वायर और आर प्लस एच का होल स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ कि मैंने ब्रैकेट के अंदर आर कॉमन ले लिया, ठीक है। जब आर कॉमन ले लिया, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो मैं इस आर को भी आर से डिवाइड करूंगा और इस एच को भी आर से डिवाइड करूंगा। तो आर कॉमन लिया तो ये तो हो गया बेटा 1 और ये क्या हो गया एच अपॉन आर, इसका होल स्क्वायर। पहले ये बता दीजिए यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं, ये बता दीजिए बेटा यहां तक क्लियर है। यस सर। ठीक है, अब आप ये देखिए कि आर है और 1 प्लस एच अपॉन आर है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जैसे ये आर प्लस एच है तो इसमें जब कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने का मतलब हमने इस आर को भी आर से डिवाइड करा और इस एच को भी आर से डिवाइड करा। कॉमन लेने का मतलब ये होता है बेटा, ठीक है। मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आर से आर कैंसिल आउट हो गया तो ये 1 बन गया और ये बचा एच अपॉन आर। अब आर का स्क्वायर और 1 प्लस एच अपॉन आर का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसका स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास, इधर लिखूंगा मैं जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। देखिए ये मेरे पास एक तरह से ये हो गया, आर क्या हो गया ए और ये 1 प्लस एच अपॉन आर क्या हो गया बी। ए इंटू बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर। उसी तरीके से आर इंटू 1 प्लस एच आर 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर का स्क्वायर। ये ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। फिर मैं ये जानता हूँ कि अगर कोई टर्म डिनोमिनेटर में विद पावर 2 है तो वो न्यूमरेटर में विद पावर -2 आ जाती है, ठीक है। ये आप सब लोग रूल जानते ही होंगे। ये हो गया जी एच अपॉन जी, डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, तो ये ऊपर आकर क्या हो जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर की होल पावर -2। अब मैथ्स में एक चैप्टर था जो इस साल सिलेबस में से हट गया है, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में ये होता था कि जब भी मैं किसी नेगेटिव पावर को या बड़ी पावर्स को एक्सपेंड करता हूँ तो वो बड़ी पावर जो है वो इस वाली सेकंड वाली टर्म में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आपको बस एक लाइन लिखनी है, बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन gh अपॉन जी इज इक्वल टू, ये -2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया 1 माइनस 2h अपॉन आर। मुझे तो जी एच की वैल्यू निकालनी है, जी इधर ले जाइए तो जी एच इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर। बताइए जी क्लियर है सभी को, जी एच इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर। ये डेरिवेशन आता है, आपसे पूछा जाता है कि एक्सप्लेन हाउ स्मॉल जी वेरीज विद ऑल्टीट्यूड या विद हाइट, तो आपको जी एच की वैल्यू निकालनी है, इट कम्स आउट टू बी जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर। सबको समझ में आ गया, यस सर। कनिष्का क्लियर है, यस सर। समक्ष, यस सर। मिलन, यस सर। आर्यन त्यागी, अर्शपुरी, बताइए क्लियर है, यस सर। यस सर। अनुवा, यस सर। ठीक है। तो अब जरा देखिएगा कि ये वाला जो रिलेशन था, ये वाला रिलेशन ये था कि मैं अर्थ से थोड़ा सा ऊपर उठा, मैं एक हाइट पर पहुंचा, तो उस हाइट पर पहुंचने के साथ हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी में क्या चेंजेस आए। तो ये एक तो रिलेशन ये वाला हो गया। अब मैं दूसरा देखता हूँ कि अब अगर मैं अर्थ के अंदर जाता हूँ यानी कि एट अ डेप्थ, मतलब अर्थ के अंदर अगर हम जाने लगे, एट अ डेप्थ जाने लगे, तो स्मॉल जी किस तरीके से वेरी करता है वो देखते हैं जरा।
ये मिटा रहा हूं इधर से। अगला है वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विद डेप्थ। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विद डेप्थ। तो एक तो हो गया बेटा ऊंचाई, ऊंचाई तो हो गया हमारा हाइट ऑल्टीट्यूड, और अब दूसरा हो गया गहराई, यानी कि अब हम डेप्थ में जा रहे हैं। डेप्थ में कैसे जा रहे हैं कि सोचिए कि जैसे अर्थ की खुदाई करके और अर्थ के थोड़ा अंदर की तरफ हम जा रहे हैं, एक्सकेवेट कर रहे हैं, अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो देखिएगा वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ इसमें किस तरीके से वेरी करता है ये देखना इंपॉर्टेंट है। हम पहले अर्थ बनाएंगे यहाँ पर, और ये हो गया इसका सेंटर, अर्थ का सेंटर। सेंटर हो गया ओ, सेंटर ओ। अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है हमने देख लिया, अर्थ का रेडियस है कैपिटल आर। लेकिन अब हम अर्थ के थोड़ा अंदर की तरफ जा रहे हैं और हम ये देखेंगे कि हम अर्थ के जितना अंदर जाएंगे हमारा स्मॉल जी पर कितना फर्क पड़ेगा, ये देखना है हमको। तो देखिएगा कि हमने माना कि अब हम यहाँ देखना चाहते हैं कितने पोर्शन में। तो अगर मान लीजिए हम किसी कुएं को खोदते हैं, मान लीजिए कोई फ्लैट सरफेस है, हम कुएं को खोदते हैं और हमसे ये पूछा जाए कि आप कुएं की गहराई बताइए, जो ये वेल है आप इसकी गहराई बताइए, तो गहराई कहाँ से बताते हो, आप कहाँ से नापते हो? आप सरफेस ऑफ अर्थ से ही तो गहराई नापते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आप अर्थ के सेंटर से नापते हो, अर्थ के सेंटर पर जाना तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो आप कहाँ से नापते हो? आप जहां पर खड़े हैं अर्थ की सरफेस पर, आप वहां से नीचे तक आप गहराई नापते हैं। तो इसका मतलब जो डेप्थ होगी वो डेप्थ होगी बेटा ये वाली, यहां से लेकर और यहां तक वाली ये डेप्थ होगी, ये हो जाएगी डेप्थ स्मॉल डी। तो यहां से लेकर यहां तक, सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना हो गया, कैपिटल आर माइनस डी। ये हो गया कैपिटल आर माइनस डी। तो आप एक कैपिटल आर माइनस डी का आप एक स्फीयर बना लीजिए अंदर। कैपिटल आर माइनस डी का आपने स्फीयर बना लिया, क्यों? क्योंकि आप किस तरफ से नापना चाहते हैं स्मॉल जी की वैल्यू। हम ये कहेंगे कि हो सकता है कि मैं इस कोने पर खड़ा होकर नापूं, हो सकता है मैं इस कोने पर खड़ा होकर नापूं, हो सकता है यहाँ, हो सकता है यहाँ, हो सकता है यहाँ, कहीं पर भी। मतलब अर्थ की सरफेस से मुझे बराबर गहराई में अंदर उतर जाना है। तो बराबर गहराई का मतलब क्या है कि आप पूरा का पूरा एक अंदर एक स्फीयर बना लेंगे, जिसका रेडियस कितना रह जाएगा, जिसका रेडियस रह जाएगा कैपिटल आर माइनस डी। ये समझ में आ गया कि अंदर जो एक छोटा सा स्फीयर बना है। बताइए ईशान, ये चीज क्लियर है? ये वाली चीज क्लियर है ईशान? सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं दोबारा समझाता हूँ। आप ये देखिएगा कि हम ना अब डेप्थ में जा रहे हैं, हम अर्थ से थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहे हैं, डेप्थ की तरफ। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम पर्टिकुलरली सिर्फ इसी जगह पर नापे। ठीक, हम ये कहेंगे नहीं नहीं नहीं, आपको जो डेप्थ नापनी है बस इस जगह पर आप सोसाइटी के गेट पर खड़े होकर नाप सकते हो बस, क्योंकि मैंने तो यहीं पर कंसीडर करा है और कहीं पर नहीं। हम क्या करेंगे, हम पूरी अर्थ के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो जब पूरी अर्थ के रिस्पेक्ट में मतलब आप कहीं से भी अगर आप 10 मीटर गहराई पर चले जाएं तो आपके जी पर क्या फर्क पड़ेगा, जी मतलब ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो स्मॉल जी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो क्या देखते हैं हम ये कहते हैं कि हम कहीं से भी अगर डेप्थ में जाएं, मान लो यहाँ से हमने खुदाई करी, यहाँ से खुदाई करी, तो बराबर डेप्थ पर जाना है। तो जब मैं बराबर डेप्थ की बात करूंगा तो बेटा अंदर एक स्फीयर नहीं बन जाएगा जिसका रेडियस ये रह जाएगा आर माइनस डी, क्योंकि अर्थ का रेडियस तो कैपिटल आर था और मैंने कितनी खुदाई कर दी डी तक, तो ये रेडियस कितना बच गया अंदर वाले स्फीयर का, आर माइनस डी।
ये समझ गए? यस सर। ये समझ गए? बताओ ईशान, आवाज नहीं आ रही, समझ में आया या नहीं आया बता दो। ईशान मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? एकांश, तुम्हें क्लियर है? Yes, sir. चलिए, शायद ईशान तक आवाज नहीं जा रही होगी, देखिएगा। चलिए, अब हम ये कहेंगे कि अब मैं बात करता हूं कि वी नो दैट एट द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस पर, मतलब यहाँ पर स्मॉल जी कितना होता है जानते हैं हम लोग, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर ये होता है एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अभी अभी हमने देखा भी था ये। अब उसके बाद हम ये कहेंगे कि जो इससे पहले वाला केस देखा था ना हमने, ऑल्टीट्यूड वाला, ऑल्टीट्यूड वाले केस में क्या था, ऑल्टीट्यूड वाले केस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखा हुआ था ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जिसके लिए मैंने जी निकाला था कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भी हम एक हाइट पर चले गए, यानी कि दोनों ही केसेस में हम अर्थ के बाहर रहे। लेकिन अब क्या है, अब दो अलग अलग केसेस हैं। अब क्या है बेटा, एक केस में तो मैं हूं अर्थ की सरफेस पर, यानी कि मैं हूं अर्थ के बाहर, ठीक है। और एक केस में मैं कहां पर हूं, यहां पर हूं। तो जब मैं अर्थ की सरफेस के बाहर हूं तब तो ये पूरा स्फीयर कंसीडर होगा। लेकिन जब मैं अंदर हूं, यानी कि जब ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर आ गया, तो फिर पूरा अर्थ वाला स्फीयर कंसीडर नहीं होगा, फिर अंदर वाला स्फीयर कंसीडर होगा। मेरी बात समझ में आ गई सबको? मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो जब मैं अर्थ की सरफेस पर था, तो अर्थ की सरफेस पर तो ये पूरा अर्थ कंसीडर होगा, यानी कि अर्थ को एक स्फीयर की तरह हम कंसीडर करेंगे। लेकिन जब हमने खुदाई करी और हम थोड़ा अंदर आ गए, तो तब क्या होगा, उस केस में ये अंदर वाला स्फीयर कंसीडर करा जाएगा, क्योंकि अब अंदर वाला स्फीयर है इनटू कंसीडरेशन, बाहर वाला नहीं, क्योंकि अब मैं अर्थ के अंदर आ चुका हूँ। तो अब इस चीज को हम कैसे समझें? देखो, जब मैंने ये कहा कि मैं पहले अर्थ के सरफेस पर था, तो तब भी अर्थ का मास कैपिटल एम रहा, ठीक है। फिर मैं थोड़ी सी ऊंचाई पर चला गया, तब भी अर्थ का मास कैपिटल एम रहा, दोनों ही केसेस में मैं अर्थ के बाहर रहा, ठीक है ना। तो अर्थ का सारा मास यहाँ सेंटर पर कंसेंट्रेटेड है ना, ये हम जानते हैं। तो और दोनों ही केसेस में हम अर्थ के बाहर थे, तो वहां पर तो वन थिंग विच रिमेन्ड कांस्टेंट वाज मास, वहां पर तो आपका मास कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अब क्या है, अब आप एक केस में तो आप यहाँ अर्थ के बाहर खड़े हुए हो, है ना, अर्थ की सरफेस पर हो, तो इसका मतलब क्या है कि तब तो पूरे अर्थ के मास की बात करी जाएगी। लेकिन जब आप यहाँ आ गए, तो फिर इस वाले स्फीयर के मास की बात करी जाएगी, यानी कि दोनों ही केसेस में मास डिफर कर रहे हैं, मास अलग अलग हो रहे हैं दोनों ही केसेस में। तो हम मास दोनों अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन कौन सी चीज है जो कांस्टेंट रहेगी? डेंसिटी कांस्टेंट रहती है बेटा, हमेशा याद रखिएगा, डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। आप एक बड़े कंटेनर में शहद इकट्ठा कर लीजिए, तब भी शहद की उतनी ही डेंसिटी रहेगी, और आप एक बूंद शहद हाथ में ले लो, तब भी शहद की डेंसिटी सेम रहेगी। तो डेंसिटी हमेशा सेम रहती है, डेंसिटी चेंज नहीं होती, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं मास को डेंसिटी के टर्म्स में लिखूं। क्यों? क्योंकि एक बार मैं अर्थ के बाहर हूं तब मास कुछ और, एक बार मैं अर्थ के अंदर वाले स्फीयर पर हूं तब इस पोर्शन का मास कुछ और। तो मैं दोनों के मासेस को डेंसिटी के टर्म में लिखूंगा, क्योंकि पूरी अर्थ की डेंसिटी निकालेंगे वो भी सेम आएगी, अर्थ के एक छोटे से टुकड़े की डेंसिटी निकालेंगे वो भी सेम आएगी। तो मैं एक कांस्टेंट टर्म चाहता हूं। तो हमने ये कहा कि मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये हम जानते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल एम की वैल्यू हो गई 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो वॉल्यूम हो गया, ठीक है ना, यही तो फॉर्मूला होता है, ये तो वॉल्यूम हो गया। और डेंसिटी अर्थ की कितनी है, रो मान लीजिए, अर्थ की डेंसिटी रो, ये रो, ये इसकी डेंसिटी हो गई। तो मास ये हो गया, पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, यहां से कैपिटल एम की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में रख दीजिए, तो देखिए कैपिटल जी की वैल्यू क्या आ जाएगी।
देखो मैं ये कहूंगा जब इस वैल्यू को यहां पर डाल देंगे, therefore G इज इक्वल टू कैपिटल G एज इट इज रहेगा, कैपिटल R स्क्वायर एज इट इज रहेगा, कैपिटल G अपॉन R स्क्वायर ये एज इट इज रहेगा, और कैपिटल M कितना हो गया 4/3 पाई R क्यूब रो, ये हो गया 4/3 पाई R क्यूब रो। यहां से आप एक R स्क्वायर से ये काट सकते हो, तो स्मॉल g इज इक्वल टू 4, या g को बाहर ही रहने दो, g इंटू 4 पाई R रो अपॉन 3। ठीक है, इतना हो गया। इसको आप बोल दीजिए बेटा इक्वेशन नंबर 1। ठीक, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। ये करने के बाद में अब मैं अंदर आ जाता हूं। नाउ mass of the sphere with radius capital R minus d। अब इस स्फीयर का मास कितना होगा, बिल्कुल सेम वही चीज, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो ये वाला जो स्फीयर है, इस वाले स्फीयर के मास को मैं बोल देता हूं बेटा m डैश। पूरे अर्थ के मास को m बोला, तो ये जो अंदर छोटा स्फीयर बन रहा है इसके मास को मैंने m डैश बोल दिया। वॉल्यूम इसका कितना होगा 4/3 पाई R क्यूब, लेकिन रेडियस अब R नहीं है, रेडियस है R माइनस डी, तो R माइनस डी का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी विल रिमेन द सेम, तो m डैश ये हो गया। नाउ लेट g at डेप्थ स्मॉल d be gd। अब मैंने जो डेप्थ डी है उस पर जो स्मॉल जी की वैल्यू है उसको जीडी लिया, जैसे हाइट एच पर स्मॉल जी की वैल्यू को जीएच लिया था, ऐसे ही डेप्थ डी पर स्मॉल जी की वैल्यू को जीडी मान रहा हूं मैं। तो जीडी क्या हो जाएगा, जीडी इज इक्वल टू जी एम डैश अपॉन रेडियस का स्क्वायर, रेडियस क्या है आर माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक, gm अपॉन आर स्क्वायर था, r क्या था जब ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ था, अब इतने उस पर है डेप्थ पर, तो ये रेडियस कितना है r माइनस डी, इसलिए r माइनस डी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा सबको। अच्छा, gd इज इक्वल टू कैपिटल G एज इट इज, m डैश की वैल्यू डालिए बेटा, और ये r माइनस डी का होल स्क्वायर भी एज इट इज, इसको यहाँ रख दो, r माइनस डी का होल स्क्वायर, इसको यहाँ रख दिया, और m डैश की वैल्यू डालिए 4/3 पाई R माइनस डी का होल क्यूब इंटू रो, ये हो गया। अब यहाँ पर R माइनस डी के होल स्क्वायर से एक R माइनस डी कट गया। ठीक, तो जीडी कितना हो गया, जीडी इज इक्वल टू जी इंटू 4 पाई R माइनस डी रो अपॉन 3। बेटा इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 आ गई और इक्वेशन 2 आ गई। अब आप इन दोनों को डिवाइड करिए, जैसे मैंने पहले करा था, ये जी एच अपॉन जी जैसे करा था वैसे ही जी डी अपॉन जी करिए। तो वही काम करना है, डिवाइड 2/1। ये है डिवाइड इक्वेशन 2 बाई फर्स्ट। इक्वेशन नंबर 2 को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, तो जी डी अपॉन जी इज इक्वल टू जी डी क्या है, जी 4 पाई R माइनस डी रो।
g4 पाई r माइनस d रो अपॉन 3 डिवाइड बाई g क्या है, g4 पाई r रो अपॉन 3। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाएगा, बीच वाले आपस में डिवाइड होकर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो जी डी अपॉन जी इज इक्वल टू 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू जी इंटू 4 पाई आर माइनस डी इंटू रो अपॉन ये बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 इंटू जी इंटू 4 पाई आर रो से रो कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, जी से जी कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो जी डी अपॉन जी इज इक्वल टू आर माइनस डी अपॉन आर, इसको भी स्प्लिट कर लो, ये हो गया जी डी अपॉन जी इज इक्वल टू आर अपॉन आर माइनस डी अपॉन आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो जी डी कितना आ गया, जी डी अपॉन जी इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस डी अपॉन आर। ठीक है, अब क्या करिए, इस जी को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो जी डी इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। बताइए जी समझ में आया कि नहीं, सभी बच्चों को क्लियर है, ऐश्वर्या, आदित्य, Yes, sir. Yes, sir. आर्यन ढींगरा, कनिष्का, समक्ष, मिलन, एकांश, Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बिल्कुल क्लियर है। ईशान, आवाज आ रही है, यस सर क्लियर है। क्लियर है, चलिए ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि हाउ मच विल बी द वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर पर अगर किसी बॉडी का वेट निकालना है तो वो कैसे निकलेगा। ठीक, मैं यहाँ पर ये पोर्शन बिठा के कर रहा हूँ। ये जो दो डेरिवेशन आपको करवाई है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत आती है एग्जाम में। ठीक है, चलिए मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलिए जी, हाउ मच विल बी द वेट ऑफ अ बॉडी, इसी के साथ में ना जो ये पोर्शन है, ये जो डेप्थ वाला है, इस डेप्थ वाले पोर्शन में ही एक साइड में छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कि वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, वेट ऑफ अ बॉडी एट द सेंटर, weight of a body at the center of the earth, weight of the body at the center of the earth, we know that। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अगर वेट की बात करी जा रही है दैट मींस फोर्स की बात करी जा रही है। वेट कैसे निकलता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। we know that weight is equal to m into g, ये हम जानते हैं m into g होता है। अर्थ बना लो, ये अर्थ का सेंटर हो गया O, और ये हो गया अर्थ का रेडियस। आप वेट कहां पर निकालना चाह रहे हैं, किसी बॉडी का वेट आप कहां कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, आप एग्जैक्टली अर्थ के सेंटर पर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, यानी कि अर्थ में कितनी गहराई तक आप नीचे उतर गए। आप अर्थ में पूरी गहराई तक नीचे तक यहीं पर उतर आए, आप बिल्कुल इसके सेंटर तक उतर आए, तो इसका मतलब कितनी डेप्थ पर आप आ गए, D इज इक्वल टू आर। ये बात समझ में आ गई कि आप कितनी डेप्थ में आ गए, D इज इक्वल टू आर, आप इतनी डेप्थ तक आ चुके हो। ये समझ में आ गया सबको, बताइए। अरे बताइए, इतना क्लियर है। Yes.
ठीक है, d इज इक्वल टू आर, हम इतनी डेप्थ तक आ चुके हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि इस डेप्थ पर मैं इस पॉइंट पर वो निकालना चाहता हूँ अर्थ का वेट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एट द सेंटर ऑफ अर्थ g is equal to gd, where d is equal to r। ठीक है, g इज इक्वल टू जी डी, तो मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल g को क्या लूंगा, स्मॉल g को मैं जी डी लूंगा, क्योंकि एट द सेंटर ऑफ अर्थ मतलब मैं गहराई में जा रहा हूँ, मैं अर्थ के अंदर जा रहा हूँ, तो g जो है वो g नहीं होगा, वो जी डी होगा। और एट द सेंटर ऑफ अर्थ का मतलब क्या है कि एग्जैक्टली d की वैल्यू कितनी डेप्थ है, डेप्थ r के इक्वल है। तो हम ये कहेंगे कि एंड सिंस GD is equal to G multiplied by 1 minus D upon R, it implies that GD is equal to G multiplied by 1 minus D कितना है, R के इक्वल, R upon R, R से R कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। ठीक है, अच्छा अब इधर कर रहा हूँ 1 minus 1 0 हो गया, आप समझ गए होंगे वेट कितना हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, GD इज इक्वल टू जी और 1 minus 1, 1 minus 1 कितना हो गया बेटा, 1 minus 1 हो गया 0, तो GD is equal to 0, therefore weight is equal to mgd, यानी कि m into 0, तो वेट भी 0 हो गया। एट द सेंटर ऑफ अर्थ अगर किसी भी बॉडी का वेट निकाला जाएगा तो वो वेट 0 होगा। क्लियर है बेटा, आर्यन त्यागी Yes, क्लियर sir. है? यस सर। ठीक है, चलिए जी अब एक और अगला डेरिवेशन देखते हैं। रिलेशन between height h relation between height h and relation between height h and depth d, relation between height h and depth d for the same change in g, for the same change in g, relation between height h and depth d for the same change in g। मतलब देखिए हो क्या रहा है कि अगर मैं एक हाइट पर जाता हूँ, एक हाइट पर हम जाते हैं, तो जो हमारा स्मॉल जी है, स्मॉल जी चेंज होकर जी एच बन जाता है। अच्छा, यानी कि स्मॉल जी अब स्मॉल जी नहीं रहा, उसमें कुछ चेंज हो गया, उसकी वैल्यू चेंज हो गई, वो जी एच हो गई। अच्छा, अगर मान लीजिए हम एक डेप्थ पर जाते हैं, डेप्थ डी पर जाते हैं, तो जो हमारा स्मॉल जी है वो हो गया जी डी। इसका मतलब क्या समझ में आता है कि हमारी जो हाइट है, हमारा जो डेप्थ है, हाइट और डेप्थ ये दोनों, ये इन दोनों में क्या रिलेशन है। अगर हम ये बोले कि हाइट की वजह से और डेप्थ की वजह से स्मॉल जी में सेम चेंज आया है ना, फॉर द सेम चेंज इन जी, तो हम ये कहेंगे कि व्हेन देयर इज सेम चेंज इन जी at a height h, at a height h and at a depth
and at a depth d, when there is same change in g at a height h and at a depth d, then gd is equal to gh। ये तो समझ में आ गया ना आपको? मतलब दोनों में सेम चेंज आ गया, मतलब जीडी भी जो जो जीडी की वैल्यू है वही जीएच की वैल्यू है, सेम चेंज हुआ है दोनों में। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? एकांश क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है जी। तो ऐसे में जब दोनों में सेम चेंज आया, हाइट की वजह से भी जी में सेम चेंज आया और डेप्थ की वजह से भी जी में सेम चेंज आया, तो इसका मतलब ये बताना है कि ऐसी कंडीशन में एच में, हाइट में और डेप्थ में रिलेशन क्या हो गया, रिलेशन क्या होगा ये बताना है। आदित्य समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है सर। अब देखिएगा, देखो जीडी हमने क्या निकाला था, जीडी था जी इंटू वन माइनस डी अपॉन आर। जीडी इज इक्वल टू जीएच है ना, तो जीडी क्या था, जी इंटू वन माइनस डी अपॉन आर। सिमिलरली जीएच क्या था, जी इंटू वन माइनस टू एच अपॉन आर। जी से जी कट गया, क्या बचा, वन माइनस डी अपॉन आर इज इक्वल टू वन माइनस टू एच अपॉन आर। प्लस वन है कट गया, माइनस डी अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस का टू एच अपॉन आर। माइनस से माइनस कट गया, कैपिटल आर से कैपिटल आर कट गया। तो डेप्थ जो है वो, डेप्थ जो है वो हाइट की डबल होगी ना, तब दोनों में सेम चेंज आएगा। तो d इज इक्वल टू 2h, ये रिलेशन होता है। समझ गए? बताइए, क्लियर है? मिलन क्लियर है? Yes, sir. चलिए जी, अब इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं, वेरिएशन ऑफ जी विद शेप ऑफ अर्थ। अर्थ की जो शेप है, अर्थ की शेप की वजह से भी जो स्मॉल जी है उसमें अर्थ की शेप की वजह से भी चेंज आता है। ठीक है, बस एक मिनट रुक जाओ, मुझे पानी पी रहा हूँ, फिर कंटिन्यू करता हूँ, एक मिनट दो बस। आते हैं वेरिएशन ऑफ जी विद शेप ऑफ अर्थ। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, मैं पढ़कर समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे। क्या होता है कि जो अर्थ होती है ना, वो अर्थ जो है वो परफेक्ट, एक वो परफेक्ट स्फीयर नहीं होती। अर्थ का क्या होता है ना, थोड़ा थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं होता कि एक परफेक्ट स्फीयर है और बिल्कुल एक एक पोर्शन उसका, एक एक जो मतलब एक एक जो एरिया है वो उसका स्मूथ स्मूथ हो, ऐसा नहीं होता। वो आप लोग जानते भी हैं कि जैसे हम रहते हैं, हम जिस एरिया में रहते हैं यहाँ पर कोई माउंटेन्स नहीं है, यहाँ पर स्मूथ स्मूथ जो है वो सरफेस है। और अगर मान लीजिए हम ऐसे एरिया पर जाने लगे जहां पर माउंटेन्स हो, तो वहां पर अर्थ की सरफेस कहीं ऊंची है, कहीं नीची है, कहीं कर्व्ड है। और अगर मान लीजिए हम कोस्टल रीजन में जाने लगे तो वहां पर पानी है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि अर्थ का जो सरफेस है वो हर जगह एक जैसा नहीं है। तो अर्थ की शेप की वजह से भी क्या स्मॉल जी में कुछ अंतर आता है? एक मिनट समझिए बस, ये थ्योरेटिकल ही है टॉपिक, इसमें कोई ज्यादा ऐसा है नहीं। Earth is not a perfect sphere. It is flattened at some places and it bulges out at some places. So the equatorial radius capital R of Earth is greater than the polar radius. क्या होता है कि इक्वेटर पर अलग वैल्यू होती है रेडियस की और पोल पर अलग वैल्यू होती है। तो रेडियस की वैल्यू उसी हिसाब से चेंज होती रहती है, क्योंकि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। हमने ये बोला कि अगर मान लीजिए हम तो इस तरह से बनाकर दिखाते हैं, अर्थ को समझने के लिए हम इस तरह से बनाकर दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में अर्थ ऐसा नहीं है। अर्थ कहीं पर तो ऐसे है, ठीक है, कहीं पर तो इस तरह से है, और कहीं पर अर्थ जो है वो इस तरीके से है, कहीं पर अर्थ जो है वो ऐसे है ना। तो जो अर्थ है वो एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि मान लिया जाता है कि जैसे कि ये एक स्फीयर हो, क्योंकि आउटर स्पेस से अगर देखते हैं तो इट लुक्स लाइक अ स्फीयर।
तो जो इसका रेडियस है वो वेरी करता है। देखिए यहाँ पर रेडियस कुछ और होगा, यहाँ पर रेडियस कुछ और होगा, इधर कुछ और होगा, इधर कुछ और होगा, इधर कुछ और होगा। तो रेडियस इसका लगातार वेरी करता रहता है। और इसमें हम ये कहेंगे कि बस एक चीज हमको देखनी है कि जो रेडियस होता है ना अर्थ का, इक्वेटोरियल रेडियस इज ग्रेटर देन द पोलर रेडियस। RE is greater than the polar radius। मतलब इक्वेटर पर जो अर्थ का रेडियस होता है वो पोल पर जो अर्थ का रेडियस होता है उसके कंपैरिजन में ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? हम ये कहेंगे कि RE is approximately equal to RP plus 21 किलोमीटर। ठीक है, ये कुछ स्टडीज से पता चला कि जो इक्वेटर पर रेडियस होता है अर्थ का वो पोल पर जो रेडियस होता है उसके कंपैरिजन में लगभग 21 किलोमीटर ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहां से ये समझ में आ गया कि इक्वेटोरियल रेडियस इज ग्रेटर देन द पोलर रेडियस। फिर हमने ये कहा कि एज वी नो दैट सिंस G is equal to capital GM upon R square, capital GM upon R square, it implies that G is directly proportional to 1 upon R square, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया R square के। ठीक है, तो अगर मैं इक्वेटर पर G की वैल्यू निकालूं, यानी कि GE अगर मैं निकालूं इक्वेटर पर निकालेंगे तो GE हो गया। जैसे एक हाइट पर G की वैल्यू निकालते हैं तो GH बोल देते हैं, एक डेप्थ पर G की वैल्यू निकालते हैं तो GD बोल देते हैं। ऐसे इक्वेटर पर निकाल रहे हैं तो उसको GE बोल दिया। तो हम ये कहेंगे कि GE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R E स्क्वायर, एंड GP is equal to capital G capital M upon RP square। अब क्योंकि RE is greater than RP, since RE is greater than RP, it implies that RE square is greater than RP square। तो अब आप ये देखिए कि RE square RP square से बड़ा है, तो ये GM ये तो सेम वैल्यू आ रही है दोनों में। लेकिन जब RE स्क्वायर RP स्क्वायर से बड़ा है तो ओवरऑल GE की वैल्यू क्या होगी, GE इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RE स्क्वायर। तो RE स्क्वायर बड़ा है तो GE छोटा होगा GP से। इट इंप्लाइज दैट GE विल बी लेस देन GP। ये सबको समझ में आता है? ये सबको समझ में आता है श्रवण? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो बस एक चीज, thus the value of G is minimum at the equator and maximum at the poles। That is why weight of a body increases when it is taken from equator to the pole। बस, तो जो शेप ऑफ अर्थ है, शेप ऑफ अर्थ से स्मॉल g पर केवल इतना फर्क पड़ता है कि वो अलग अलग जगह पर अलग अलग वैल्यू होती है, थोड़ा थोड़ा चेंज आता रहता है। लेकिन होता क्या है कि जो हम एक ब्रॉड सेंस में देखते हैं वो शेप ऑफ अर्थ का ज्यादा जो असर दिखाई देता है वो दिखाई देता है इक्वेटर और पोल पर। कि इक्वेटर पर स्मॉल जी जो है वो बहुत कम होता है और पोल्स पर बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर का जो रेडियस है वो पोल के रेडियस से ज्यादा होता है, अप्रोक्सीमेटली 21 किलोमीटर ज्यादा होता है। ठीक है, तो बेटा कल मैं क्लास लूंगा और कल जो आपकी क्लास होगी कल के लिए देख लीजिए, आप लोग सुबह 10 बजे आ जाइएगा ऑनलाइन। ठीक है, ओके सर। ठीक है, बस कल के लिए है। बाकी देखिए मजबूरी थी, परसों कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, ये जूम ऐप मेरा चल नहीं रहा था, इसमें